हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमिनेंट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज से हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं और पॉलिटी में जो हमारा सोर्स होगा वो होगा लक्ष्मीकांत की बुक 6th एडिशन। उसको हम फॉलो करेंगे चैप्टर वाइज। ये जो कोर्स होगा, ये जो सीरीज़ होगी, वो आप सभी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उसके एस्पिरेंट्स उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए भी और जो स्टेट PSCs होंगे प्रेफरेबली UPSC वालों के लिए भी, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगी, उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हम इस बुक को चैप्टर वाइज फॉलो करेंगे, बट देन ये शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम इसमें नहीं करेंगे इस सीरीज़ में। ये जो 2 वीडियोस हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी इस चैनल पे कवर हो चुके हैं, तो हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल है क्या बेसिकली? तो जैसे जो प्रीएम्बल है वो एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, प्रीएम्बल मतलब कि एक प्रारूप की तरह है, एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो आइडेंटिटी कार्ड बनता है इंसान का, वो इंसान के आने के बाद बनता है। पहले इंसान आता है, उसके बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड बनता है स्कूल्स में या कहीं पे भी। तो वैसे ही प्रीएम्बल है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी थी वो प्रीएम्बल में लिखी गई। ओके, तो इट्स अ समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहली बार जो प्रीएम्बल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रीएम्बल अडॉप्ट किया। ना सिर्फ हमने, बल्कि बहुत सारे नेशंस थे जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल यूज़ किया है, उन सब ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रीएम्बल अडॉप्ट किया है। इंडिया में सबसे पहले प्रीएम्बल यूज़ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और इसके बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल का यूज़ किया है। ओके, अब एक चीज़ और है कि लोग कहते हैं कि प्रीएम्बल जो है अभी वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पास किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे इंस्पायर्ड है। ओके, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जनवरी 22 1947 में। ओके, तो इवन दो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के पहले आया था, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रीएम्बल जो है वो एक प्लान है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीएम्बल जो है समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, अच्छा, प्रीएम्बल आगे पढ़ने के पहले ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को आगे समझने के लिए भी, और प्लस आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीएम्बल से पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है। ओके, अब देखते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीएम्बल का ये है, ओरिजिनल कॉपी है प्रीएम्बल की, मतलब ओरिजिनल कॉपी का पिक्चर है प्रीएम्बल का। और अगर आपको दिख रहा हो और नहीं भी दिख रहा तो आप सुन लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Okay, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैंने ये 3 वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन क्यों किया है। ये मैंने 3 वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन इसलिए क्यों है क्योंकि ये जो 3 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे जो अमेंडमेंट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो अब हम देखते हैं अब ये क्या है। तो प्रीएम्बल हमें क्या चीज़ें बताता है? ठीक है, तो प्रीएम्बल हमें 4 चीज़ें बताता है। पहली, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो दे रहा है तो वो किसको पावर दे रहा है आगे डिसीजंस लेने की। ओके, सेकंड चीज़ की नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या होगा, हमारा जो इंडियन स्टेट बनेगा, जो कंट्री है हमारे, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो करना क्या चाहता है अपने सिटीजन्स के लिए या इस कंट्री के लिए। और लास्ट की डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, तो पहली चीज, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स क्या है? वी द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल बताता है कि जो सोर्स है अथॉरिटी का वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो जो भी पावर है जो हमारे हाथ में है वो पावर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दी, इवन दो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में था तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो हमें छोड़ के नहीं गया था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ओके। लेकिन उसके बाद भी जो पावर है, जिसके पास पावर है, वो है इस कंट्री के सिटीजन्स, ओके। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनके हाथ में पावर है, अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ पावर है, ओके। सेकेंड, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा होगा, तो आप यहाँ पे देखिए, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो जो नेचर है वो ये है। तो नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और एक रिपब्लिक होगा, ओके। तो ये हमारा नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन स्टेट होगा, ओके। अब जो इंडियन स्टेट बनेगा या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाहता है, ओके। तो वो क्या दे रहा है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों स्फेयर्स में जस्टिस होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगी, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग दम ऑल, फ्रेटर्निटी होगी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड होगा, भाईचारा होगा, ओके। एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चार चीजें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि वो कंट्री में प्रोवाइड करेगा, अपने सिटीजन्स को देना चाहता है, ओके। अब लास्ट चीज क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया है, पूछा गया है, आपको ये डेट याद रखनी चाहिए। तो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26 डे ऑफ नवंबर, दैट इज 26 नवंबर 1949, ओके। इस दिन हमने मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, ओके। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे में लिखा हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स आए थे, सोवरेन, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, ओके। अब आते हैं, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम मेजर जो वर्ड्स हैं उन पे फोकस करें, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं सोवरेन का मतलब क्या है। तो सोवरेन मतलब कि संप्रभुता, ओके। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो इंडियन नेशन है, जो इंडियन स्टेट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने डिसीजंस लेने के लिए, ओके। वो जो चाहे वो डिसीजंस ले सकता है और वो किसी के अंडर नहीं आ रहा है, उसके डिसीजंस को कोई और अथॉरिटी अफेक्ट नहीं कर सकती, ओके। तो इंडियन स्टेट विद नो अथॉरिटी अबव इट, ओके, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, वो जो करना चाहे, जैसे अपने अफेयर्स को कंडक्ट करना चाहे वैसे कर सकता है, ओके। अब इसमें क्या आता है कि वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, या कि अपनी कोई टेरिटरी है वो किसी और नेशन को दे सकता है, तो सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एज वेल, ओके। तो किसी और टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल गोवा या पुडुचेरी, या कि अपनी किसी टेरिटरी को दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल बेरूबरी यूनियन जो था, या बांग्लादेश के साथ जब ने लैंड एग्रीमेंट किया था वो, ओके। अब एक सवाल आता है कि जैसे इंडियन जो है वो यूएनओ का मेंबर है या कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो इसका ये मतलब क्या ये मतलब हो कि हमने अपनी सॉवरेनिटी दे दी यूएनओ को या कॉमनवेल्थ को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ और यूएनओ जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, ओके। तो और ऐसा इसलिए क्योंकि मेंबर होने से हमारी सॉवरेनिटी पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो बाइंडिंग नहीं है, मतलब ठीक है। इंडिया के पास पावर है कि वो बाइंडिंग ट्रीटीज को साइन करे या ना करे, इवन दो जो ट्रीटीज बाइंडिंग है इंडिया चाहे तो उनको साइन ना करे, फिर वो बाइंडिंग नहीं होंगे, ओके। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने या उसका ये मतलब नहीं कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ओके। अब सेकेंड वर्ड सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो वर्ड था वो मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये क्यों ऐड किया गया था? फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर 1950 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में अगर आप सोशलिस्ट वर्ड लिखते यहाँ पे तो क्या लगता, सबको ये लगता है कि हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं, ओके। लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते थे कि हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया कि सोशलिज्म वर्ड नहीं लिखा, बट देन सोशलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग फॉर्म में लिखा। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी जो है वो बहुत से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स उसमें लिखे गए, ओके। तो हमने ऐसा सोशलिज्म वर्ड नहीं लिखा था प्रीएम्बल में, बट देन हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के फॉर्म में ऐड किया था, ओके। तो इनहेरेंट स्पिरिट में था सोशलिज्म, बट हमने प्रीएम्बल में लिखा था। तो मैडम इंदिरा गांधी ने प्रीएम्बल में क्यों लिखा? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था, ओके। अब देखते हैं सोशलिज्म होता क्या है। तो जो सोशलिज्म है बेसिकली जो कोर डेफिनेशन सोशलिज्म के वो तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म वाली है कि आपने स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे जो स्टेट के पास होंगे एंड देन वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ओके। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट के पास 100 रुपए हैं और 100 सिटीजन्स हैं तो स्टेट सबको एक एक रुपया देगा, ओके। लेकिन जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो ये नहीं है। तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है? इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है हमारा गांधीयन सोशलिज्म, ओके, या कि इसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ओके। तो गांधीयन सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता क्या है? तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमने
कुछ फीचर्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए हैं जो कि कहते हैं कि मिक्स इकोनॉमी में फेथ होनी चाहिए, और कुछ फीचर्स हमने कम्युनिस्टिक सोशलिज्म के लिए जो कि कहते हैं कि सारे रिसोर्सेज स्टेट के कंट्रोल में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा बट देन प्राइवेट रिसोर्सेज भी होंगे, ठीक है। और इसका एक मतलब ये है कि जो सोशलिज्म है, तो जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है या जो गांधीयन सोशलिज्म है, वो ये नहीं कह रहा है कि हम सारे रिसोर्सेज अपने पास रखेंगे और हम सबको बराबर रिसोर्सेज देंगे। गांधीयन सोशलिज्म ये कह रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज को कमाने की अपॉर्चुनिटी है वो हम सबको बराबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मुकेश अंबानी जी जैसे 6 लाख करोड़ रुपए सबको नहीं दे सकते, बट हम वो 6 लाख करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी हम सबको दे सकते हैं, ओके। तो दिस इज बेसिकली इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। तो सिमिलर टू सोशलिज्म, सेक्युलर भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था इंडियन प्रीएम्बल में। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म वर्ड लिखने के पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था? ऐसा है या नहीं है? तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीएम्बल में ही, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, किसी पे भी बिलीव कर सकते हो, आपकी फेथ किसी भी रिलीजन में हो सकते हो और किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हो। तो इवन तो हमने यहाँ पे सेक्युलर नहीं लिखा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस डेफिनेशन में सेक्युलर लिख दिया था, ओके। तो ये बेसिकली डेफिनेशन। तो सिमिलरली सेक्युलरिज्म की तरह सोशलिज्म की तरह या सोशलिस्ट की ही तरह जो सेक्युलर वर्ड लिखा गया था वो भी सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल था, उसमें लिखा गया था, मैडम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लिखा था। लेकिन सेक्युलर होने का मतलब क्या, ओके। तो अगर आप सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में जाएंगे तो सेक्युलरिज्म की जो वेस्टर्न डेफिनेशन है वो है कि आपने रिलीजन को स्टेट से पूरी तरह से अलग कर दिया, ओके। लेकिन अगेन इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म अलग है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या कहता है कि जो स्टेट होगा वो सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट करेगा। मतलब कि पंथ निरपेक्षता हम फॉलो नहीं कर रहे हैं बट हम सर्वधर्म संभाव फॉलो कर रहे हैं, ओके। मतलब कि हम बिल्कुल से स्टेट को अलग नहीं करेंगे बट हम स्टेट जो होगा वो हर रिलीजन को इक्वली ही ट्रीट करेगा। तो अब आप देखते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म आपको कहाँ मिल जाएगा? इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में आपको आर्टिकल 25 टू 28 फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ सकते हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वहाँ पे आपको सेक्युलर कैरेक्टर जो इंडिया का है वो आपको दिख जाएगा, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेवर करता है रिलीजन को वो दिख जाएगा, ओके। अब तो जो इंडिया का सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ओके। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि हमने एकदम ही रिलीजन को अलग कर दिया। और इंडियन जो ब्रांड है सेक्युलरिज्म को वो क्या बोलते हैं कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली हेल्प करेगा, इक्वल अटेंशन देगा सारे रिलीजन्स, ओके। ऑल रिलीजन्स हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट, ओके। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक क्या है, ओके। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSSDR, ये बहुत जरूरी है कि किस फॉर्म में आ रहा है वो भी याद रखना। कई बार MCQ में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं फिर लोग के गलत हो जाते हैं, ओके। तो डेमोक्रेटिक क्या है? तो डेमोक्रेसी का मेन मतलब यह है कि जो पावर है या जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथ में होगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब कि जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के हाथ में है, ओके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या बात करता है? वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ओके। तो देखिए डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया है? हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई है, जहाँ पे जो पीपल हैं वो कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, देन वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके आपके लिए काम करते हैं। जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको इलेक्ट करता है, ओके। तो BR अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ओके। तो अब डेमोक्रेसी के लिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट? डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेमोक्रेसी है वो होगी उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन है पीरियोडिक इलेक्शंस, मतलब कि जो इलेक्शंस होने चाहिए वो सिर्फ फ्री एंड फेयर नहीं होने चाहिए, फ्री एंड फेयर के साथ में पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करा दिया, आपने एक गवर्नमेंट चूज कर लिया, देन अगर वो गवर्नमेंट बोले कि चलो ठीक है एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, अब 50 साल तक इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या वो डेमोक्रेसी बची रहेगी? ऐसा नहीं होगा, फिर वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए डेमोक्रेटिक होने के लिए फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते रहने चाहिए, ओके। अब इसके बाद क्या है? रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो ये सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब रिपब्लिक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपब्लिक। तो अगर आप किसी से भी पूछें रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या बोलेंगे कि रिपब्लिक जो होता है उसमें इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। ओके, तो हमने अपना एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट चुन लिया है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब रिपब्लिक में दो और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि वेस्टिंग ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। तो जो फॉर एग्जाम्पल जो इसका ये मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्रिटेन में है, तो जो हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, और एक इलेक्शन होगा और जो लोग होंगे वो उसको चूज करेंगे। तो वेस्टिंग ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी इन द पीपल। और सेकेंड है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल जो सारे पब्लिक ऑफिसर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हाईएस्ट इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट की सीट होगी वो हर इंसान के लिए अवेलेबल होगी, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल सिर्फ उस चीज़ के लिए रिजर्व नहीं होंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक के लिए। पहली, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। दूसरा, वेस्टिंग ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी इन द पीपल, मतलब कि लोगों के पास अधिकार होगा कि वो किसको सेलेक्ट करेंगे हेड ऑफ द स्टेट में, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में। और थर्ड चीज़ है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, एक प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगी जो सिर्फ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है जस्टिस। तो अब जस्टिस में हमारे तो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो जस्टिस में आता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था, 1917 का जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ से हमने ये चीज़ अडॉप्ट की थी। अब लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सीधे कॉपी पेस्ट कर लिया, तो यार देखो कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको मिलती है और आप अडॉप्ट कर सकते हो उसको, तो आपको कर लेनी चाहिए, उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपको कहीं से भी सीखने को मिल रहा है, आपको सीखना चाहिए। ओके, तो रशियन रिवॉल्यूशन से हमने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट लिया है। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। ओके, और नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39 डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 39, उससे आप इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में देख सकते हैं। वो जो आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 39A to F, ये सारे इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं। सेकेंड, थर्ड है फिर पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। मतलब कि आपको वोट देने का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए भी आपको सबको इक्वल राइट्स अवेलेबल है। आप अपना ओपिनियन और अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, उसके लिए भी सबको ज़रूरत है। जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखिए हर चीज़ का जो एंड मीन होता है ना, जो एंड होता है वो जस्टिस ही होता है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि न्याय हो, आप किसी जन सुनवाई में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि न्याय हो हर चीज़ का, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में भी आप देखते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर को सारी चीज़ें मिल रही है जस्ट बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है, गरीब के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। तो इसलिए जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड है फिर इसके बाद लिबर्टी। तो मेरे ख्याल से 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था लिबर्टी से रिलेटेड, तो उन्होंने बेसिक सीधे ये डेफिनेशन ही पूछ दी थी कि लिबर्टी क्या है, ठीक है। तो देखिए लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास खुली छूट है कुछ भी करने के। ओके, इवन तो लिबर्टी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी कहीं पे भी जाके बंदूक लेके गोली चलाना नहीं शुरू कर सकते, ये आपकी लिबर्टी नहीं। ओके, तो लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ओके, तो ये जो लिबर्टी आपको मिली हुई है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स जो है, ये आपको लॉ के अंडर रह के करना है। ओके, सारी चीज़ें। तो अब इस लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट के अलावा और क्या है? तो ये है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। ओके, तो जो भी लिबर्टी का जो दिया गया है प्रेमल में, उसका ये मतलब है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आप वो चीज़ है, प्लस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ करने से, बट आपको वो सारी चीज़ें लॉ के अंडर रह के करनी होंगी। ओके, ये लिबर्टी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? लिबर्टी कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है। ओके, ये भी आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से अडॉप्ट किया है। आपने जस्टिस कहाँ से अडॉप्ट किया है? जस्टिस कॉन्सेप्ट वो आपने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। आपने लिबर्टी कॉन्सेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया? आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। प्रियम्बल आपने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल अडॉप्ट किया। ओके, अब लिबर्टी के बाद क्या आता है? इक्वालिटी। तो प्रियम्बल हमारा कहता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, दिस इज बेसिकली क्या? गांधीयन सोशलिज्म कि हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम आपको इक्वल रिसोर्सेज नहीं दे सकते, बट हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप वो स्टेटस अपना ले सकते हो। ओके, तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई एक स्पेशल क्लास नहीं होगी जिसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ओके,
सबके लिए सारी चीज़ें, सारे ऑफिस खुले रहेंगे। फिर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कई बार विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि जहाँ पे कई बार लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत होती है। ओके, फिर सेकंड, अब देखिए इक्वालिटी जो मेंशन की गई है प्रेम्बल, वो 3 तरह की इक्वालिटी की बात करती है, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो सिविक इक्वालिटी आपको मिलती है आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 which is absence of discrimination based on religion, race, caste, sex and place of birth. फिर आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आपको याद रखना कि आर्टिकल 15 में डिसेंट नहीं है, आर्टिकल 16 में डिसेंट है। ओके, फिर सिविक इक्वालिटी आर्टिकल 17 से मिलती है जो कि है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 विच इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये 5 आर्टिकल्स हैं जहाँ से आपको सिविक इक्वालिटी देते हैं। देन उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी कहाँ से मिलती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको मिलती है आर्टिकल 325 से और आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 325 में कहा गया है कि अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। और आर्टिकल 326 में ये कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे और जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे होंगे, मतलब कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, इसके बाद जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो है उसमें उसके बारे में बातें की गई हैं आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 A to F में ये सारी बातें की गई हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। ओके, तो अब हमने इक्वालिटी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब ये फ्रेटर्निटी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देता है? तो फ्रेटर्निटी बोलते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप होगी। ओके, मतलब कि आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, आप भले ही मध्य प्रदेश में रहते हो बट देन आप MP और इंडिया के सिटीजन हो, आपको सिंगल पासपोर्ट मिलेगा और आप सिर्फ इंडियन सिटीजन। ओके, अब फ्रेटर्निटी 2 चीज़ों की बात करती है। जो प्रेम्बल में आप पढ़ोगे तो उसमें 2 चीज़ें हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी डाइवर्सिटी है इंसान में, ओके, हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फ्रेटर्निटी का मतलब ये नहीं कि हर इंसान एक जैसा होना चाहिए या हर इंसान की सारी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नहीं, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि इंसान के अंदर जो डाइवर्सिटी है हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको पूरा मौका देंगे कि वो अपने पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट कर सके। ओके, और सेकंड चीज़ है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस डाइवर्सिटी के साथ में हमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल कि भले ही नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले लोग नॉर्दर्न रीजन या सेंट्रल इंडियन रीजन से अलग हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, प्लस हम ये साथ में सारी कोशिश करेंगे कि सारा जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये पूरा मिलके एक इंडियन यूनियन बनाए। ओके, तो उस इंटीग्रिटी और यूनिटी को भी फॉलो करेंगे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे वो है कि जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ओके, तो ये चीज़ है फ्रेटर्निटी। अब प्रिएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? ओके, तो 2 केसेस हैं जिसमें ये बात हुई है। पहला है बेरोबरी यूनियन केस 1960 में, ये था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से किया गया था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 का पार्ट है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू बेरोबरी यूनियन केस आया था जो कि 1960 में था और इसमें कहा गया था कि जो प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हाउएवर इट शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन। मतलब कि बेरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिएम्बल जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नहीं है, बट देन प्रिएम्बल को पढ़ के आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंडरलाइन स्पिरिट है उसको समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद केस आता है केशव नंदा भारती केस आता है 1973 में और इसमें कहा जाता है कि प्रिएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड इन द लाइट ऑफ द विजन्स एक्सप्रेस्ड इन द प्रिएम्बल। ठीक है, तो 2 केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो बेरोबरी यूनियन केस 1960 में कहा गया था कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और फिर उसके बाद आता है केशव नंदा भारती केस 1973 जिसमें कहा जाता है कि प्रिएम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रिएम्बल। क्या प्रिएम्बल अमेंडेबल है या नहीं है? आपने पिछले देख लिया कि प्रिएम्बल एक बार अमेंड हुआ है, मतलब अमेंडेबल है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू उसको अमेंड किया गया है और 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ओके, तो प्रिएम्बल हमारे यहीं पे खत्म होता है। हमने सारी चीज़ें प्रिएम्बल की देख ली हैं, सारी वो बातें जान ली हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिएम्बल का,
और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक चीज़ जो हम इस सीरीज़ में और करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि आज जैसे हमने प्रीएम्बल पढ़ा, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक शुरू करने के पहले हम प्रीएम्बल के 1-2 क्वेश्चंस देख लेंगे, प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा। और कोई भी डाउट्स अगर हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन करिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स हम रिजॉल्व कर सकें। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऑल्सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको इस पीपीटी का PDF फॉर्म भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।